स्टोरी हमें नारीरा प्रिजन के सेक्टर 4 में ले जाती है, जहां कैदी मेस हॉल में बैठे होते हैं। और ऑनेस्टली वहां का खाना देखने में काफी डिसेंट लगता है। राइस, सैलेड और किसी तरह का मीट रखा होता है, जिस पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी ट्रे उठाता है और अकेले एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। इसी दौरान एक कैदी थोड़ा और खाना उठा लेता है, लेकिन हमारा हीरो खाने के मूड में नहीं होता। वो सब कुछ बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा होता है। अचानक एक कैदी उसे घूरता है और पूछता है कि वो ऐसे क्यों देख रहा है, जिस पर उसका टैटू वाला दोस्त उसे और भड़काता है कि कुछ एक्शन ले। नया लड़का बिना रिएक्शन के बैठा रहता है, जो देखकर वो पिग गाय कंफ्यूज हो जाता है। फिर अनॉयड होकर दूसरा कैदी डराने के लिए हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास थूक देता है और उसे बोलता है कि सारा खाना खा ले, वरना आगे क्या होगा वो जानता है। इसके बाद दोनों बुलीज उससे पूछते हैं कि इतना लंबा चेहरा क्यों बना रखा है और मैनस नाम की कोई चीज है या नहीं। फिर वो उसे मर्डरर बोल देते हैं और ये सुनकर हमारे हीरो की आंखों में गुस्सा भर जाता है। उसी पल उसे याद आता है कि जिन लोगों ने उसे फ्रेम किया है वो उन सब से रिवेंज लेने वाला है, और जिस पर वो सामने वाले के पैर पर जोर से स्टॉम्प करता है। आगे वो लंजिंग फॉरवर्ड होकर चिल्लाता है कि वो सबको वही सफरिंग फील करवाएगा जो उसने खुद फील की है। फ्यूरियस ग्लेयर के साथ वो उन लोगों को खत्म करने के लिए रेडी होता है जिन्होंने उसे प्रोवोक किया था। यह देखकर पूरा ब्रूट फ्रीज हो जाता है। रूकी के एटीट्यूड से सब स्टन्ड रह जाते हैं। फिर एक स्विफ्ट मूव में हमारा प्रोटैगनिस्ट चॉपस्टिक्स को वेपन की तरह यूज करते हुए आगे बढ़ता है, और इसके कारण मेस हॉल में हर तरफ रेड लिक्विड उड़ने लगता है। वो सीधे उस गाय के फेस पर हिट करता है, जो पेन में तड़पता रहता है। इसके बाद स्टोरी हमें 2 वीक्स पहले ले जाती है। सीन चेंज होकर एक बार की टेबल दिखती है, जो ड्रिंक्स और फूड से भरी होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट काउच पर बैठा होता है, चेहरे पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन रहता है। वो मायो कुरासावा नाम की लड़की को देख रहा होता है और मन ही मन उससे अपने फीलिंग्स कन्फेस करने की प्लानिंग करता रहता है। इसी दौरान वो लड़की बोलती है कि उसे रेस्ट रूम जाना है और फ्रेंड के साथ चली जाती है, जिसे जाते हुए वो लड़का देखता रहता है। फिर वो डीप ब्रेथ लेता है और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ डिसाइड करता है कि आज ही वो दिन है। इसके बाद वो उठता है और उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जिधर लड़की गई होती है। हॉलवे में पहुंचकर वो उसे रोकता है और बात करने के लिए बुलाता है। लड़का बोलता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना है, जिस पर लड़की उसके सीरियस टोन पर सवाल करती है। फिर वो करेज जुटाकर फाइनली कन्फेस करता है और उससे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। लड़की पोलाइटली मना कर देती है और कहती है कि उसे अभी बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉक में आ जाता है और वो लड़की बिना पीछे देखे चली जाती है। वो वहीं खड़ा फ्रीज हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि अभी क्या हुआ। वापस टेबल पर आकर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक बेवरेज कैन क्रश करके निकालता है। फिर वो लगातार ड्रिंकिंग करने लगता है, रिजेक्शन का दर्द भूलने के लिए। एक के बाद एक कैन पीते हुए वो सब भूलने की कोशिश करता है और फिर एक और एम्प्टी कैन टेबल पर जोर से मारता है। इसी हालत में उसकी कॉन्शियसनेस जाने लगती है और बूज की वजह से वो पूरी तरह पास आउट हो जाता है। सिर टेबल पर गिरा रहता है और उसे आसपास क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं रहती। जब वो उठता है तो खुद को एक डार्क रूम में अकेला पाता है और सोचता है कि सब लोग कहाँ चले गए। फिर वो उठकर डोर की तरफ जाता है, बाहर देखने के लिए कि क्या चल रहा है। बाहर निकलते ही वो पुलिस ऑफिसर्स और एक क्राइम सीन देखता है। तभी एक कॉप उसे पकड़ लेता है और लड़की मियो कुरासावा के मर्डर का आरोप लगा देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है और गार्ड से छूटने की कोशिश करता है। डेस्परेट होकर वो पुलिस टेप पे पकड़ लेता है और समझ नहीं पाता कि उस पर यह आरोप क्यों लगाया जा रहा है। उसी के सामने वो उस लड़की की बॉडी देखता है जिसे वो पसंद करता था, जो जमीन पर पड़ी होती है। फिर सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है, जहां जज उसे 30 साल की प्रिजन सेंटेंस सुना देता है। लड़की के पेरेंट्स गुस्से में चिल्लाते हैं कि उसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है और वो सोचता रहता है कि सब कुछ यहाँ तक कैसे पहुंच गया। उसे एमओ की स्माइल याद आती है और वो खुद से पूछता है कि क्या ये सब सिर्फ एक नाइटमेयर है। आंखों में आंसू लेकर वो कसम खाता है कि उसने ये क्राइम नहीं किया। तभी उसका फादर कोर्ट में खड़ा होकर अपने बेटे की इनोसेंस डिफेंड करता है, जिसके जवाब में विक्टिम की फैमिली उसे अक्यूज्ड करने लगती है कि वो अब भी एक्सक्यूजेस बना रहा है। इसके बाद लड़की के रिलेटिव्स उसके फादर पर टूट पड़ते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। यह देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट डैड के लिए चीखता है, लेकिन पकड़ा हुआ होता है और उन्हें रोकने की भीख मांगता रहता है। मार खाते हुए भी फादर बोलता है कि वो अपने बेटे की इनोसेंस प्रूव करेगा। इसके बाद सीन चेंज होकर एक बिल्डिंग का एक्सटीरियर दिखता है, जो प्रिजन जैसा लगता है। प्रेजेंट में वापस आकर हम देखते हैं कि सेल में दूसरे कैदी उसे घूर रहे होते हैं। जैसे ही वो अंदर आता है, सब सस्पिशियस नजरों से उसे देखते रहते हैं। अपने बिलोंगिंग्स पकड़े हुए एक कैदी उससे उसके क्राइम के बारे में पूछता है। टैटू वाला गाय डराने के लिए पास आता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। तभी पीछे से दूसरा प्रिजनर उसे हिट करता है और जवाब देने को कहता है। जमीन पर गिरकर वो रोते हुए कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और उसे फ्रेम किया गया है। फिर बिग गाय उसे बुलाता है। चेहरे पर फ्रेंडली
फ्रेंडली एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं होता। हमारा प्रोटैगनिस्ट ओबे करता है और सेल लीडर के सामने खड़ा हो जाता है। बिना वार्निंग के लीडर उसके स्टमक में जोरदार किक मारता है और इम्पैक्ट से वो पीछे उड़कर सेल फ्लोर पर गिर जाता है। बुली उसे उठाकर पूछता है कि क्या वो न्यूज वाला मर्डरर है। मना करने के बावजूद बाकी कैदी उसे फिर से पीटते हैं। लीडर बोलता है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं और उसे फाइट बैक करने को उकसाता है। रिएक्शन ना देखकर वो अपने गूंज को बोलता है कि नए लड़के को बांध दो। हमारा प्रोटैगनिस्ट छूटने की कोशिश करता है लेकिन बाकी लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। थोड़ी देर में उसके हाथ कसकर बांध दिए जाते हैं और एस्केप का कोई रास्ता नहीं रहता। एक बुली चिल्लाकर पूछता है कि अब भी रेजिस्ट कर सकता है या नहीं और पूरी ताकत से उसके स्टमक में पंच मार देता है। ब्लो इतना स्ट्रांग होता है कि वो बहुत सारा ब्लड थूक देता है। हाथ बंधे होने की वजह से वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाता और एक ह्यूमन पंचिंग बैग बन जाता है। हालत ऐसी हो जाती है कि वो पूरी तरह बीटन होता है और फाइट करने की कोई स्ट्रेंथ नहीं बचती। सेल लीडर उसके बाल पकड़कर उसे घूरता है। नजरों में प्योर कंटेम्प्ट होता है। फिर वो धमकी देता है कि अगर गार्ड्स को कुछ बताया तो हालात और भी बुरे होंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट नफरत भरी नजरों से अटैकर का चेहरा याद कर लेता है। अगले दिन एक गार्ड उसे प्रिजन हॉलवे में बुलाता है। ऑफिसर उसे टेरिबल न्यूज देता है कि उसके पेरेंट्स एक्सीडेंट में मर गए हैं। तो जो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। गार्ड उससे पूछता है कि क्या कोई और रिलेटिव है। जब वो जवाब नहीं देता तो ऑफिसर बार बार सवाल करता है। आंखों में आंसू लेकर हमारा हीरो बोलता है कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा है। गार्ड कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और बिना कंपैशन के उसे वहां से भेज देता है। इसके बाद ऑफिसर्स खाना खाने चले जाते हैं और टोजो अकेला रह जाता है। मेस हॉल में वापस आकर हमारा प्रोटैगनिस्ट दिन का खाना उठाता है। पूरी तरह एम्प्टी लुक के साथ वो टेबल पर बैठ जाता है। खाने की कोई इच्छा नहीं रहती। उसी वक्त उसे परेशान करने वाला बुली भी अपना चो ले रहा होता है। टोजो डिस्टेंस से सब कुछ सीरियस और कैलकुलेटिंग नजरों से देखता रहता है। फिर वो गाय उसके पास आता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। टैटू वाला पार्टनर साइड में खड़ा होकर स्मर्क करता रहता है। ब्रूट उसे घूरता रहता है, रिएक्शन का इंतजार करता है। फिर उसका बड़ी ट्रे के पास थूक देता है और उसे और प्रोवोक करता है। वो धमकी देता है कि बिना कंप्लेन किए सब कुछ खा ले। दोनों इडियट उससे पूछते हैं कि इतना लंबा चेहरा क्यों बना रखा है और मैनर्स हैं भी या नहीं। तभी वो हद पार कर देते हैं उसे मर्डर बोलकर और यही बात उसे पूरी तरह ओवर द एज पर ले जाती है। लड़की के उसे रिजेक्ट करने वाला सीन अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में फ्लैश होता है, जिस पर हालात और बिगड़ जाते हैं जब उन्हीं में से एक गाय उसके राइस के ऊपर कचरा फेंक देता है। उसे अपने फादर का वो प्रॉमिस भी याद आता है जिसने उसे बचाने के लिए सीरियस बीटिंग झेली थी। इन सारी मेमोरीज के साथ तोजो का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है और उसमें सिर्फ हेट्रेड नजर आता है। उसे याद आता है कि कैसे इन्हीं लोगों ने सेल में उसे मारा था और ह्यूमिलिएट किया था। उसी पल वो सोचता है कि उसे इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है और फिर रियलाइज करता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद वो अपने चॉपस्टिक्स को कसकर पकड़ लेता है। उसके दिमाग में चलता है कि अगर वो मर भी जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मर्डरर शब्द उसके दिमाग में गूंजता रहता है, बुली की मॉकिंग मॉकिंग स्माइल के साथ। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो अभी चेकआउट नहीं करेगा। वो सेटल करने का फैसला करता है, जिस पर वो पूरी ताकत से सामने वाले के पैर पर स्टॉम्प करता है और जिन लोगों ने उसे फ्रेम किया था उन सबके खिलाफ रिवेंज की कसम खाता है। इसके तुरंत बाद वो आगे लंजेस करता है और चिल्लाता है कि वो सबको वही फील करवाएगा जो उसने खुद फील किया है। पूरी तरह अनहिंज्ड लुक के साथ वो सब कुछ तबाह करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर पूरा ब्रूड फ्रीज हो जाता है। रुकी के अचानक एटीट्यूड चेंज से सब स्टन्ड रह जाते हैं। फिर एक स्विफ्ट मूव में टोजो आगे बढ़ता है और चॉपस्टिक्स को वेपन की तरह यूज करता है। इसके कारण मेस हॉल के बीचों बीच हर तरफ रेड लिक्विड उड़ने लगता है। वो सीधे उस गाय के फेस पर हिट करता है और राय अटैक की वजह से पेन में तड़पने लगता है। बुली दर्द से चिल्लाता रहता है और वूंड को ढकने की कोशिश करता है। उसका पार्टनर शॉक में आ जाता है और अपने बॉस को आवाज देता है जो फ्लोर पर पड़ा होता है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना टोजो बाकी लोगों की तरफ मुड़ता है और उन्हें मर जाने के लिए बोल देता है। दूसरे कैदी गुस्से में आ जाते हैं और अपने बॉस पर अटैक करने के लिए टोजो पर चिल्लाते हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट पीछे नहीं हटता है। वो दांत भींच लेता है और जो भी आगे आने वाला है उसके लिए रेडी रहता है। गूंज में से एक नए लड़के के इस चेंज से साफ डरा हुआ नजर आता है। वो कुछ सोच भी पाता उससे पहले ही टोजो इनसेन स्पीड से आगे चार्ज करता है। वो सामने वाले प्रिजनर के फेस के बीचों बीच डेवास्टेटिंग ब्लो मारता है। प्योर फ्यूरी वाली नजरों के साथ वो सोचता है कि अगर वैसे भी उसे मरना है तो वो इन सारे स्कमबैग्स को अपने साथ ले
जाएगा। पंच इतना ब्रूटल होता है कि सामने वाला गाय वहीं नॉकआउट हो जाता है और फ्लोर पर गिरकर कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। इम्पैक्ट की ताकत से बुली का बॉडी पीछे की तरफ उछल जाता है। उसे सांस लेने का मौका दिए बिना हमारा हीरो अगले टारगेट की तरफ बढ़ चुका होता है। वो गाय सीरियस बीटिंग खाता है और अपने आप को डिफेंड करने के लिए आर्म तक नहीं उठा पाता है। उसी वक्त एक और कैदी पीछे से उसे रोकने के लिए दौड़ता है। वो उसकी बैक पर पंच मारता है, लेकिन टोजो को जैसे कुछ फील ही नहीं होता। रुकी की रेजिलियंस देखकर कैदी और ज्यादा टिक ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो लगातार फाइट करता जा रहा होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पागल सी नजरों के साथ पीछे मुड़ता है और सामने वाला गाय सोचता है कि शायद ये अपना दिमाग खो चुका है। इसी केओस के बीच गार्ड्स मेस हॉल में पहुंचते हैं और उसे रुकने के लिए चिल्लाते हैं, जिस पर एक ऑफिसर पीछे से उसे पकड़कर रिस्ट्रेन करने की कोशिश करता है। ऑफिसर उसे पंच मारता है और ट्रबल क्रिएट करने की कंप्लेंट करता है, लेकिन टोजो को वो ब्लो भी फील नहीं होता। वो गार्ड को टेरिफाइंग नजरों से घूरता है। डर कर ऑफिसर बोलता है कि इंजर्ड गाय को इन्फर्मरी ले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी सिचुएशन पर प्योर रेज में चिल्लाता रहता है। वो खुद को छुड़ा लेता है और उसे पकड़े हुए गार्ड पर पावरफुल स्पिनिंग किक मार देता है। इस अटैक की फोर्स से ऑफिसर पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। इसके तुरंत बाद टोजो दौड़ पड़ता है और गार्ड चिल्लाता है, ये सोचकर कि वो खुद को दीवार से टकरा देगा। कई कैदी और ऑफिसर्स मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वहां से वो उसे कसकर पकड़ लेते हैं, जबकि वो खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करता रहता है। पकड़े जाने के बावजूद वो पूरी ताकत से चिल्लाता और फाइट करता रहता है। सीन इन्फर्मरी में शिफ्ट होता है, जहां एक आईवी बैग लटका हुआ दिखता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बेड पर लेटा होता है और ऐसा लगता है जैसे उसने जीने की इच्छा खो दी हो। डॉक्टर गार्ड को समझाता है कि अगर वो खाना रिफ्यूज करता रहा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी दौरान एक एल्डरली जैनिटर इन्फर्मरी में एंटर करता है सफाई करने के लिए। हाथ में ब्रूम लेकर वो कामली फ्लोर स्वीप करने लगता है। अचानक वो रुकता है और यंग मैन से बोलता है कि अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट मत कर। हमारा प्रोटैगनिस्ट एडवाइस सुनता है, लेकिन बिना किसी एक्सप्रेशन के वैसे ही पड़ा रहता है। ओल्ड मैन पूछता है कि अगर वो मर गया तो उसके पेरेंट्स का नाम कौन साफ करेगा। ये सुनते ही टोजो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो अलर्ट हो जाता है। वो बेड पर बैठता है और पूछता है कि ओल्ड मैन ने अभी क्या कहा। ओल्ड मैन सवाल करता है कि क्या उसने कभी सोचा है कि एक्सीडेंट रियल नहीं भी हो सकता। टोजो और ज्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है कि वो क्या इंप्लाई कर रहा है। सीरियस लुक के साथ ओल्ड मैन कहता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर किया गया था। यह सुनकर यंग मैन उसका कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है कि उसे ये कैसे पता। ओल्ड मैन उसे काम करता है और सीधे पूछता है कि क्या उसने सच में उस लड़की को मारा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी आंखों में देखकर पूरी सर्टेनिटी के साथ एक्यूजेशन डिनाई करता है। इस पर ओल्ड मैन कंक्लूड करता है कि उसके पेरेंट्स को एविडेंस ढूंढने की वजह से एलिमिनेट किया गया। टोजो को याद आता है कि केस की शुरुआत से ही उसे सब कुछ बहुत स्ट्रेंज लगता था। वो सोचता है कि ऐसा करने की हिम्मत किस में हो सकती है और मोटिव क्या रहा होगा। यह सोचते हुए उसकी आंखों से प्योर रजे के आंसू बहने लगते हैं और वो दांत भींच लेता है। टोजो चिल्लाकर बोलता है कि ओल्ड मैन सही है और वो तब तक चेकआउट नहीं करेगा जब तक अपने पेरेंट्स का बदला नहीं ले लेता। मिशाचिया यंग मैन की नई डिटर्मिनेशन देखकर हल्की सेटिस्फाइड स्माइल देता है, लेकिन वार्न करता है कि उसकी करंट स्टेट में टोजो कुछ भी नहीं कर पाएगा और कुरीकी उसे खत्म करना चाहता है। इसके बाद ओल्ड मैन बोलता है कि लकीली सरवाइव करने का एक तरीका है। वो बड़ी ग्रिन देता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट की करेज की तारीफ करता है और कहता है कि उसे वो पसंद है। वहां से टूचिया हेल्प ऑफर करता है अगर वो सरवाइव कर गया, जिसे सुनकर यंग मैन कंफ्यूज हो जाता है। ओल्ड मैन सिनिस्टर लुक के साथ रिवील करता है कि उसकी हेल्प प्रिजन से एस्केप करने के लिए है। अचानक बाहर से आवाज सुनकर ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। जाने से पहले वो टोजो को एक बुक देता है और बोलता है कि ये फ्यूचर में बहुत यूजफुल होगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट बुक लेता है और ओल्ड मैन को हॉलवे में जाते हुए देखता है। बुक के कवर पर ह्यूमन एनाटॉमी और उसके मेन वीक पॉइंट्स के बारे में लिखा होता है। टोजो पूछता है कि वो असल में है कौन, जिस पर ओल्ड मैन खुद को सीचिया बताता है और जोड़ता है कि वो उसे बस ओल्ड टाइमर कह सकता है। अचानक एक गार्ड इन्फर्मरी का डोर तोड़ते हुए अंदर आता है। वो कामली बुक पढ़ने के लिए टोजो पर चिल्लाता है। ऑफिसर कंप्लेन करता है कि मेस हॉल में किया गया उसका मेस सबके लिए नाइटमेयर बन चुका है। इसके बाद वो उसे 1 महीने के लिए सॉलिटरी भेज देता है ताकि उसका दिमाग ठंडा हो सके। बिना किसी मर्सी के उसे डार्क सेल में जोर से फेंक देता है। मेटल डोर बंद हो जाता है और हमारा हीरो पूरी डार्कनेस में अकेला रह जाता है। अंदर वो बुक पकड़े रहता है और सोचता है कि अब वो अपनी लाइफ खत्म नहीं करना चाहता। एनाटॉमी बुक को देखते हुए उसे जीने का नया पर्पस मिल जाता है। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो कसम खाता है कि वो अपना रिवेंज जरूर लेगा। 15 दिन गुजर जाते हैं और फाइनली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का डोर खुलता है। वही गार्ड सेल खोलता है और चिल्लाता है कि अगर जिंदा है तो बाहर
बाहर आ। लेकिन अंदर देखकर ऑफिसर पूरी तरह शॉक हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट डार्कनेस से बाहर निकलता है, बिल्कुल अलग फिजिक के साथ। उसका बॉडी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिफाइंड हो चुका होता है। गार्ड पूछता है कि उसने अंदर क्या किया, जिस पर टोजो कैजुअली बोलता है कि कुछ खास नहीं। सिनिस्टर स्माइल के साथ वो कहता है कि वो बस अपने सिंस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। सीन प्रिजन यार्ड में चेंज होता है, जहां कैदी मैनुअल लेबर कर रहे होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट नए कॉन्फिडेंस के साथ उस एरिया से गुजरता है। दूर से उसे टॉर्मेंट करने वाला एक बुली टोजो को देख लेता है और सरप्राइज हो जाता है, जिस पर वो तुरंत अपने बडीज को कॉल करता है और बोलता है कि टोजो यहाँ आ चुका है। इसके बाद कैदियों का एक ग्रुप उसे घेर लेता है और धमकी देता है कि अब उसका गेम ओवर है। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी इंटिमिडेट नहीं होता और हल्की स्माइल के साथ सबका सामना करता है। अचानक गुरु की सामने आता है और बोलता है कि वो सिर्फ उसी के लिए हॉस्पिटल से बाहर आया है। वो अपने फेस के स्कार की तरफ इशारा करता है और रिवेंज लेने की कसम खाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने गूंस को हमारे प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। इसके साथ ही पूरी गैंग एक साथ चार्ज करती है टोजो को गिराने के लिए। लेकिन टोजो बिल्कुल काम रहता है और हर ओपोनेंट की मूवमेंट को एनालाइज करता है। इंप्रेसिव एजिलिटी के साथ वो उनके अटैक्स डॉज करता है और हर एक के वीक पॉइंट्स पर हिट करता जाता है। यह देखकर गुरिकी शॉक हो जाता है और अपने आदमियों पर चिल्लाता है कि मजाक मत करो। दांत भींचे हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट सबको नीचे गिराने पर फोकस करता है। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वो फ्यूरी में एक्सप्लोड करता है और अपनी सारी हेट्रेड अनलीश कर देता है। एक क्विक स्टेप में वो अटैक से बचता है और काउंटर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो एक पावरफुल पंच मारता है जिससे एक खून हवा में उड़ जाता है। यह देखकर गुरिकी और ज्यादा टेक ऑफ हो जाता है और चिल्लाते हुए खुद अटैक करता है। इसके बाद बिल्डिंग की छत पर दोनों के बीच लाइफ और डेथ फाइट शुरू हो जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है कि वो उसे खत्म कर देगा और उसकी सारी रेज बाहर आ जाती है। इसके बाद वो गुरिकी को पकड़ता है और बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक देता है। गिरते हुए बॉस डेस्परेशन में चीखता है। ऊपर से उसके आदमी सब कुछ देखते रहते हैं और पैनिक में अपने बॉस का नाम चिल्लाते हैं। अगले ही पल गुरिकी प्रिजन यार्ड में जोरदार इंपैक्ट के साथ जमीन पर गिरता है। लेकिन हमारा हीरो यहीं नहीं रुकता और डिफीटेड होने के बावजूद भी उस पर बीट डाउन जारी रखता है। उसके दिमाग में वो सारे लोग आते हैं जिन्होंने उसे टॉर्मेंट और फ्रेम किया था। इसी सोच के साथ वो प्योर हेट्रेड वाली नजरों से कसम खाता है कि वो उन सबको क्रश कर देगा। उसी वक्त गार्ड्स दौड़ते हुए फाइट रोकने के लिए पहुंचते हैं। एक ऑफिसर डेस्परेट होकर तोजो को तुरंत रुकने के लिए चिल्लाता है। गार्ड वार्न करता है कि अगर उसने गुरिकी को मार दिया तो उसे मैक्सिमम सेंटेंस मिलेगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह बात सही है और वो रिवेंज लिए बिना मर भी नहीं सकता, जिस पर वो दांत भींचकर खुद को एक बड़ी गलती करने से रोक लेता है। फिर वो खड़ा होकर रेज में चिल्लाता है और बाकी लोग उसे पागल समझने लगते हैं। इसके बाद उसकी सेंटेंस 20 साल और बढ़ा दी जाती है और अब पूरी प्रिजन में हर कोई उससे डरने लगता है। कुछ समय बाद हम टोजो को इन्फर्मरी में रिकवर करते हुए और एक बुक पढ़ते हुए देखते हैं। एक गार्ड उसे बताता है कि गुरिकी को ट्रांसफर कर दिया गया है और अब वो लाइफ भर व्हीलचेयर पर रहेगा। ऑफिसर पूछता है कि उसके वुंड्स हील हुए या नहीं और बोलता है कि अब उसे वापस सेल में भेजा जाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि जो आदमी एंड से नहीं डरता उससे कोई भी मैस नहीं करना चाहता। इसके बाद वो इन्फर्मरी से निकलता है और कामली हॉलवे में चलता है। अचानक साथिया सामने आता है और बोलता है कि फिर से मुलाकात हो गई। तो जो उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाता है और पूछता है कि उसे वहां से एस्केप करना सिखाए। ओल्ड मैन हल्की हंसी छोड़ता है और टोजो के एटीट्यूड से काफी खुश नजर आता है। सूचिया बोलता है कि अगर टोजो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दे तो वो उसे एस्केप कराने में हेल्प करेगा। टोजो पूछता है कि उसे क्या करना होगा। सिनिस्टर स्माइल के साथ ओल्ड मैन दिखाता है कि पूरा प्लान पहले से उसके दिमाग में है। वो रिवील करता है कि प्लान प्रिजन के अंदर एक बड़ा कमोशन क्रिएट करने का है। टोजो पूछता है कि आगे क्या, और क्या वो सच में उस पर ट्रस्ट कर सकता है। साथिया समझाता है कि किचन में सुअर ग्रेट काफी टाइम से लूज है। वो बोलता है कि अगर भरोसा न हो तो खुद जाकर चेक कर ले। तो जो जवाब देता है कि उसे चेक करने की जरूरत नहीं है और वो वहां से निकलने के लिए कुछ भी करेगा। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो ओल्ड टाइमर से कहता है कि सब कुछ उस पर छोड़ दे। थोड़ी देर बाद एक गार्ड उसे हॉलवे से होते हुए वापस सेल में ले जाता है। अंदर घुसते ही गुरिकी के पुराने गूंस उसकी प्रेजेंस से डर जाते हैं। ऑफिसर सेल लॉक कर देता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट कैदियों के साथ अकेला रह जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो चैलेंज करता है कि अगर किसी को अपने पुराने बॉस का बदला लेना है तो सामने आए। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि वो गलतफहमी
कमी थी और उन्हें गुरीकी से नफरत थी। वो साइड चेंज कर लेते हैं और सेल के बुली को हटाने के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद सब उसे नया बॉस डिक्लेयर कर देते हैं और टोटल ओबीडियंस की कसम खाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट कोल्ड और कैलकुलेटिंग लुक के साथ अपनी नई पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है। सीन चेंज होता है और मेस हॉल में अब वो खाना खा रहा होता है जबकि बाकी लोग उसकी सर्विस कर रहे होते हैं। उसके नए फॉलोअर्स उसकी ट्रे में खाने का सबसे अच्छा हिस्सा रखते हैं। वो उसे किंग की तरह ट्रीट करते हैं और स्माइल के साथ बॉस बोलते हैं। एक और कैदी पास आता है और अपनी प्लेट भी ऑफर करता है। टोजो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और बोलता है कि वो इतना ज्यादा नहीं खा सकता। इसी दौरान दूसरी टेबल पर कुछ प्रिजनर्स कुरीकी की पीट डाउन की बातें कर रहे होते हैं। यूमी सेन नाम का एक ब्रूट कंप्लेन करता है कि नया लड़का अभी तक रिस्पेक्ट देने नहीं आया है। उसका गून उसे काम करता है और बोलता है कि वो टोजो को उनकी साइड ले आएगा। यूमी सेन पूरे सेक्टर पर कब्जा करने के ख्याल से स्मर्क करता है। तभी उसका सबऑर्डिनेट उठता है और डराने के लिए टेबल पर जोर से फिस्ट मारता है। वो टोजो की टेबल के पास आता है और पूछता है कि क्या वही टोजो है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। वो खुद को यूमी सान का आदमी बताता है और रिस्पेक्ट न दिखाने पर सवाल करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी फ्लिंच नहीं करता और पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। उसके नए फॉलोअर्स डर जाते हैं और फुसफुसाते हैं कि यूमी सन बहुत डेंजरस है। टोजो डिस्टेंस से उस बिग गाय को घूरता रहता है। पूरी सिचुएशन समझते हुए यूमी सन अपने गून को बोलता है कि इस चीकी रूकी को मैनर्स सिखाओ। गून अनॉयड होकर टेबल पर हाथ मारता है और चिल्लाता है कि नया लड़का ज्यादा उड़ने लगा है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट इंतजार नहीं करता और सीधे उस इडियट के फेस पर सॉलिड पंच मार देता है। कोल्ड लुक के साथ वो दिखा देता है कि वो यहाँ किसी से मजाक नहीं कर रहा। ये देखकर यूमी सान और ज्यादा टिक ऑफ हो जाता है। हमारे हीरो के नए फॉलोअर्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो गाय उड़ते हुए टेबल तोड़ देता है और अपने बॉस को मदद के लिए चिल्लाता है। ये देखकर यूमी सान गुस्से में खड़ा हो जाता है और टोजो को गालियां देता है। हमारा हीरो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, शोडाउन के लिए रेडी। पूरे मेस हॉल में शॉक फैल जाता है और लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। कैदियों के चेहरों पर टेरर साफ दिखता है क्योंकि अब मामला सीरियस हो चुका होता है। किसी ने नहीं सोचा था कि नया लड़का इतना क्रेजी होगा कि टॉप डॉग को चैलेंज कर दे। फ्लोर पर पड़े गून भी कसम खाता है कि वो टोजो को खत्म करेगा, लेकिन टोजो को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और साइज डिफरेंस साफ नजर आता है। बिग गाय बोलता है कि उसने इतना एरोगेंट आदमी कभी नहीं देखा। स्मर्क के साथ टोजो जवाब देता है कि अब देख रहा है। अचानक एक गार्ड आ जाता है और सबको वापस खाने के लिए चिल्लाता है। यूमी गुस्से से बड़बड़ाता है और वार्निंग देता है कि टोजो को इसका पछतावा होगा। वो बोलता है कि कल ब्रेक के टाइम हिसाब बराबर करेगा और अपनी गैंग के साथ चला जाता है। इधर पिटा हुआ गुंड फ्लोर पर पड़ा अपने बॉस के लिए रोता रहता है। टोजो के नए फॉलोअर्स पैनिक में बोलते हैं कि कल उनकी गैंग पूरी ताकत से आएगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें कोवर्ड्स बोलता है और कहता है कि सबको एक साथ ही खत्म करना पड़ेगा। उसका फियरलेस एटीट्यूड देखकर उसके नए साथी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। इसके बाद उनमें से एक हिम्मत जुटाकर नए बॉस के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो डरने के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो वो कल पूरी ताकत से लड़ेगा। बाकी लोग भी उसकी बात से एग्री करते हैं। हमारा हीरो अपने नए फॉलोअर्स को बड़ी लड़ाई के लिए करेज से भरते हुए देखता रहता है। रात का सीन सेल में चेंज होता है जहां सारे कैदी शांति से सो रहे होते हैं, लेकिन टोजो चुपचाप उठता है और एक पंख से बेडशीट उठा लेता है जिस पर वो पूरी ताकत से उस कपड़े को ट्विस्ट करना शुरू करता है। डिटरमिन्ड लुक के साथ वो उस शीट को आने वाले वक्त के लिए एक वेपन बना लेता है। अगले दिन ब्रेक के टाइम सारे कैदी यार्ड में फ्री टाइम बिता रहे होते हैं। उसी दौरान दो गार्ड्स एरिया में पेट्रोल कर रहे होते हैं लेकिन ज्यादा कंसर्न नहीं लगते। अचानक एक प्रिजनर ऑफिसर को बुलाता है और हाई क्वालिटी स्मोक्स ऑफर करता है जिस पर ऑफिसर ऑफर एक्सेप्ट करता है और अपने पार्टनर के साथ एक कॉर्नर में चला जाता है। उधर यूमी सन और उसकी गैंग पहले से ही हमारे हीरो का इंतजार कर रही होती है हिसाब बराबर करने के लिए। यह देखकर बाकी कैदी भी बिग शोडाउन देखने के लिए गैदर होने लगते हैं। सिचुएशन को देखते हुए टोजो का एक फॉलोअर चिल्लाकर वार्न करता है कि वो लोग आ गए हैं। हमारा हीरो कॉन्फिडेंट स्माइल करता है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। वो राइवल गैंग की तरफ देखकर चिल्लाता है और उन्हें अपनी पूरी डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए कहता है। इसके बाद यूमी सान के गूंज टोजो के छोटे से ग्रुप की तरफ चार्ज कर देते हैं। पूरा यार्ड केओस में बदल जाता है और फुल ऑन ब्रॉल शुरू हो जाता है। शुरुआत में ही यूमी सान का एक आदमी जोरदार बीटिंग खाता है और एक पंच में नॉकआउट हो जाता है। फाइट और ज्यादा इंटेंस होती जाती है और हमारा प्रतियोगी अपनी पूरी शक्ति दिखाने लगता है। यह देखकर यूमी सन गुस्से में भर जाता है और खुद भी फाइट में कूद पड़ता है। दूर से गार्ड ये सब देख लेता है और दौड़ते हुए आता है, चिल्लाता है कि फिर से फाइट शुरू हो गई है। लड़ाई और अगली हो जाती है और टोजो एक एनिमी के फेस के बीचों बीच सॉलिड पंच मारता है।
सीन देखकर गार्ड्स बैटन लेकर केओस रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इम्प्रोवाइज्ड वेपन का यूज करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट राइवल की बैक पर क्रिटिकल ब्लो मारता है। अपने आदमियों को पिटता देख यूमी सान प्योर रेज में दांत भींच लेता है। इसी बीच एक कैदी गार्ड की आर्म पकड़ लेता है जिससे वो बैटन यूज नहीं कर पाता, जिस पर ऑफिसर चिल्लाता है कि ये वायलेशन है और रेडियो पर पैकअप मांगता है। यार्ड पूरी तरह बैटलफील्ड बन जाता है। चारों तरफ बॉडीज पड़ी होती हैं और हर जगह रेड लिक्विड फैला होता है। लेकिन इसी फाइट के बीच यूमी सान को कुछ बहुत स्ट्रेंज महसूस होता है। उसे रियलाइज होता है कि जिसने ये सब शुरू किया था वो अचानक गायब हो चुका है। उसी वक्त हमारा हीरो डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। अंदर सुचिया उसे कंग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना होगा। साथ ओल्ड मैन उसे नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉलो करने को कहता है। दोनों जल्दी जल्दी कॉरिडोर से होते हुए किचन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी देर में वो उसी जगह पहुंचते हैं जिसका जिक्र ओल्ड मैन ने पहले किया था। बिना समय गंवाए सातिया हेवी सीवर को उठाने लगता है। सैटिस्फाइड स्माइल के साथ सुचिया पैसेज खोलने में कामयाब हो जाता है। हमारा प्रोटोटाइप कोल्ड और डिटरमाइंड लुक के साथ सब देखता रहता है। ओल्ड मैन पहले होल में उतरता है और टोजो का इंतजार करता है। पैसेज एक डार्क सीवर में जाता है जो दिखने में काफी डिस्गस्टिंग होता है। बिना सोचे समझे टोजो गंदे पानी में कदम रखता है और एस्केप शुरू करता है। सुचिया वॉर्न करता है कि स्मेल बहुत खराब है लेकिन उसे सहना पड़ेगा, जिस पर टोजो अनबेरेबल स्टेंच से बचने के लिए अपनी नाक बंद कर लेता है। वो फिल्थी टनल में क्रॉल करता है जहां चारों तरफ रैट्स भाग रहे होते हैं। सीवर रोडेंट्स से भरा होता है जो रॉटन और डर्टी वाटर में तैर रहे होते हैं। कुछ देर बाद ओल्ड मैन अनाउंस करता है कि वो आखिरकार डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। टनल के एंड पर एक ह्यूज मेटल गेट रास्ता रोककर खड़ा होता है। यह देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि अब बाहर कैसे निकलेंगे। ओल्ड मैन उसे काम करता है और बोलता है कि वो पहले यहाँ आ चुका है और सारी अरेंजमेंट्स कर चुका है। वो बताता है कि उसने पहले से ऐसा सेटअप किया था कि गेट की एक बार निकाली जा सके। इसके बाद साचिया टोजो को पूरी ताकत से पुश करने को कहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ओबे करता है और आयरन बार को पूरी स्ट्रेंथ से धक्का देता है, जिसके बाद गेट आखिरकार ढीला पड़ जाता है और एस्केप का रास्ता खुल जाता है। लेकिन जैसे ही टोजो मुड़ता है ओल्ड टाइमर बिना मर्सी के उसकी बैक में वार कर देता है। सिचा शार्प ब्लेड से सीधे उसके चेस्ट पर स्टैब करता है। सिनिस्टर लुक के साथ वो कहता है कि यहीं उसकी मिशन खत्म होती है और अब वो उसे मार देगा। सरप्राइज अटैक से हमारा प्रोटैगनिस्ट जमीन पर गिर जाता है और रिएक्ट करने की ताकत नहीं बचती। ट्रेटर ओल्ड मैन मुड़कर बाहर जाने लगता है, ये सोचकर कि वो जीत गया है, लेकिन भागने से पहले टोजो उसका एंकल पकड़ लेता है। सूचिया शॉक में मुड़ता है और देखता है कि यंग मैन के पास नाइफ उसकी गर्दन पर लगा हुआ है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि ओल्ड टाइमर हमेशा उसे हर चीज पर सस्पिशियस रहना सिखाता था। इसी वजह से उसने एनाटॉमी बुक अपने चेस्ट में छुपा रखी थी जिसने उसे स्टैबिंग से बचा लिया। ब्लेड बुक के पेजेस में फंस गई थी जो ओल्ड मैन ने खुद उसे दी थी। ओल्ड मैन टेंस हो जाता है और टोजो चिल्लाता है कि उसने अब किसी पर भरोसा न करना सीख लिया है। सातिया ताना मारता है और पूछता है कि क्या वो उसी मेथड से उसे चैलेंज करेगा जो उसने सिखाए थे। बिना हेजिटेशन हमारा प्रोटैगनिस्ट ब्लेड लेकर ट्रेटर को खत्म करने के लिए लंच करता है। टोजो ओल्ड टाइमर से छीना हुआ ब्लेड प्योर रेज के साथ पकड़े रहता है। सूचिया अपना नाइफ फेंक देता है और बोलता है कि फाइट जीतने का उसके पास बस एक चांस है। दांत भींच कर टोजो उस कॉम्बैट के लिए तैयार होता है जो उसका फ्यूचर डिसाइड करने वाला होता है। वो अपने पास रखा लाइम से भरा टावल ओल्ड मैन के फेस पर फेंक देता है। डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो ट्रेटर पर सॉलिड पंच मारता है। ओल्ड मैन पेन में चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। ठीक से देख ना पाने की हालत में वो पूछता है कि ये क्या है और रियलाइज करता है कि उस पर लाइम फेंका गया है। हमारा हीरो रिवील करता है कि उसे सब कुछ पहले से पता था क्योंकि किसी ने ओल्ड टाइमर की प्लान की चुगली कर दी थी। गुस्से में साथिया उठता है और कसम खाता है कि वो टोजो को अपने साथ नीचे ले जाएगा, लेकिन हमारा हीरो उसे वो एसिड वायल दिखाता है जिसे ओल्ड मैन उस पर यूज करने वाला था। सूचिया को याद आता है कि उसने वेपन छुपाया था, लेकिन टोजो उससे ज्यादा स्मार्ट निकला। सीचिया के चेहरे पर प्योर हार्ट रेट साफ दिखता है क्योंकि वो आउट प्लेड हो चुका होता है। वो पूरी ताकत से चार्ज करता है और पूछता है कि क्या सच में टोजो उसे हरा सकता है। रिएक्ट करने का मौका दिए बिना हमारा प्रोटैगनिस्ट ब्रूटल ब्लो मारता है। इसके बाद वो पावरफुल किक से फाइट खत्म कर देता है जिससे ओल्ड टाइमर उड़कर गिरता है। जमीन पर पड़ा ओल्ड मैन मान लेता है कि वो नाइव था और टोजो सही था। हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो दोबारा किसी पर भरोसा करने की वही गलती नहीं करेगा। ट्रेटर रोता है कि वो एक रुकी से हार गया। बिना मर्सी टोजो उसके थ्रोट
पर प्रिसाइज ब्लो मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके तुरंत बाद वो मिस्टीरियस लिक्विड ओल्ड टाइमर के बॉडी पर डाल देता है। कोल्ड लुक के साथ वो ट्रेटर को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए थैंक्स बोलता है। इसके बाद वो सीवर से बाहर निकलता है और फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ता है। बाहर पहली बार डिस्टेंस में सिटी की डे लाइट दिखती है। टोजो डीप ब्रेथ लेता है और लंबे टाइम बाद फ्रीडम की स्मेल एंजॉय करता है। फिर वो मीट निकालता है जिसे उसने एस्केप के दौरान फूड और पेट की तरह यूज किया था। वो सारा मीट पानी में फेंक देता है क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रहती। अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर वो कसम खाता है कि उसका रिवेंज अभी शुरू हुआ है। सीन एक रेस्तरां में चेंज होता है जहां कुछ पुलिस अधिकारियों खाना खा रहे होते हैं। एक अधिकारी कंप्लेंट करता है कि प्रिजन एस्केपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। रेस्तरां के ओनर पूछता है कि क्या 2 फॉजिटिव्स एस्केप नहीं हुए थे। अधिकारी बताता है कि यंग मैन की बॉडी मिल गई है लेकिन ओल्ड टाइमर गायब है। डिस्गाइज में बैठा हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सब सुनता है और उसके चेहरे पर हल्की स्मर्क आ जाती है। उसे याद आता है कि एस्केप करने से पहले उसने ओल्ड टाइमर की यूनिफॉर्म से आईडी निकाल ली थी। इसके बाद उसने ट्रेटर की बॉडी पर एसिड से सिट डाला और ऊपर से वही आईडी रख दी, जिस पर पुलिस ने अस्यूम कर लिया कि जली हुई बॉडी हमारे